नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आज इंडिया के सवाल में मुद्दा है पीएफआई का। आखिर पीएफआई को हमारे देश में कब बैन किया जाएगा? देश की सुरक्षा और आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए और साथ ही ईडी एक्शन में आ गई है। दोनों ही एजेंसियों ने तमिलनाडु, केरल समेत देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान पीएफआई के तकरीबन 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया है। एजेंसी के अधिकारी धड़ाधड़ पीएफआई दफ्तरों में दाखिल हुए और वहां मौजूद कागजातों को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। लोगों को पीएफआई ज्वाइन करने के लिए उसमें कट्टरता फैलाई गई। रेड की जानकारी मिलते ही दिल्ली में हलचल पैदा हो गई है। फौरन गृह मंत्रालय में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में अमित शाह, अजय डोवल, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, साथ ही एनआईए के डीजी शामिल रहे। राजनीतिक गलियारों में संगठन को आतंकवादियों का पनाहगार बताया जा रहा है। वहीं समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पीएफआई अभी सिर्फ झारखंड में ही बैन है। अब यहाँ ये सवाल है कि जो संगठन आतंकी गतिविधियों में शामिल है वो अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? सवाल है कि जिस संगठन के खिलाफ कई दफा कोर्ट में अपील की गई वो संगठन अभी तक चल कैसे रहा है? इन सब पर सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, मगर उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि पूरा पहलू एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी आज पूरे दिन किन किन राज्यों में चली, किस लेवल पे ये छापेमारी हुई है, साथ ही पीएफआई को लेकर इस वक्त क्या देश का माहौल है, देश में माहौल है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट, इसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। आतंक की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक्शन में है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है। देश के 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय इन एजेंसियों के निशाने पर हैं। जांच एजेंसियां आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के आरोप में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। सैकड़ों जवान और अधिकारी इन छापों में शामिल हैं। अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन छापों के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी ही गुप्त तैयारी कर रखी थी। छापे में कोई चूक न हो, इसके लिए आधी रात के बाद रेड शुरू की गई। न किसी को भागने का मौका मिला और न किसी को छिपने का। केंद्रीय एजेंसियों के इस गुप्त एक्शन के पीछे पूरी तैयारी थी। कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस छापे को बड़े ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया। टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों के घरों और कार्यालयों पर पड़े इन छापों के लिए एजेंसियों ने बड़ी तैयारी की थी। टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया और लोगों को पीएफआई ज्वाइन करने के लिए उनमें कट्टरता फैलाई। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। इसी रेड के बाद गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। कार्रवाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम समेत कई राज्यों के चीफ को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों की रेड के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रेड के दौरान पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एनआईए वापस जाओ के नारे लगाए।
जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए? ईडी देश भर में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन की फंडिंग की जांच कर रही है। इस मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने पीएफआई और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ लखनऊ की पीएमएलए कोर्ट में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएफआई और इसके छात्र संगठन सीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने दावा किया कि इस संगठन के सदस्य हाथरस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव और आतंक फैलाना चाहते थे। देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों के सपोर्ट से मतलब ये आतंकवाद फैलाने की भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं जो एनआईए और ईडी जो इसकी जांच कर रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए की टीम ने 18 सितंबर को भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी। केरल से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक छापेमारी कर पीएफआई पर शिकंजा कसने की कोशिश जोरों पर है। सरकार देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, आपने देखा क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अश्विनी शाही हैं, नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक आपको स्टूडियो में मौजूद हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म में, इंडिया के सवाल में आप सभी ने अपना वक्त निकाला, टाइम दिया। और ऐसे में जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो मेरा सवाल है सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे है कि आखिर इंडिया में सैयद जवाद साहब पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाए? देखिए, ये सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए था। और आज जो है सरकार को लगभग 8 साल होने जा रहे हैं और बहुत देर से आप जागे। और आपके पास अगर सारा इतना बड़ा इनपुट था तो आपने कार्रवाई करने में देर किस चीज़ की करी? और अभी भी जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है, बहुत सी जो है ऑर्गेनाइजेशन की जांच एनआईए ने करी है। इससे पहले हमने देखा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जांच जो है वो एनआईए करती है और करती रहेगी और आगे भी करती है। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये खड़ा होता है कि पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर ये अपनी जो चुनाव आयोग बनाया हुआ उसके अंदर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास फंडिंग की भी इंफॉर्मेशन आती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, एनआईए का अब तक कन्विक्शन रेट कितना है? नहीं, वो कह रहे हैं टेरर लिंक है, हम है? क्यों ना छापेमारी करें? टेरर लिंक है, वो कह रहे हैं टेरर लिंक है, हम छापेमारी करेंगे क्योंकि सुरक्षा का सवाल है, देश का सवाल है। ऐसे में क्या है, मैं इसके पीछे की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। क्या है सियासत, हमें भी समझाइए जरा। क्या है, तेलंगाना के अंदर जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को साउथ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक कामयाबी नहीं मिली है। एक बेहतरीन ध्रुवीकरण घुमाने के लिए आपको एक मुद्दा मिला हुआ है। और जो मुद्दे, मैं सर अलाउ मी टू स्पीक सर, मैं बोल लूं, उसके बाद आप अपने टर्म पे बोल लीजिएगा। देखिए, तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी शिकस्त मिलती चली आई है,
वो अब एक बड़ा ध्रुवीकरण जो है पीएफआई के बहाने करेगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अब अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठे? एनआईए ईडी साफ साफ कह रही है कि सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा में के मामले से हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, लिंक है, टेरर लिंक है। आपके पास आती हूँ, पास भाजपा के नेता अश्विनी शाही हैं। आपने सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको आपने सुना। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा और ऐसे में साउथ के तमाम बड़े राज्य हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं और आज सरकार को पीएफआई की याद आई है, क्या कहेंगे? कृति जी, देखिए, ये बैठकर जो है यहाँ पर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आज एनआईए ने क्यों 8 साल बाद इनको इनपुट था तो 8 साल क्यों लगा दिया। ये कोई सीरियल नहीं है कि दया दरवाजा तोड़ो पीछे जो है सब मिल जाएगा। इसमें बहुत पुख्ता सबूत जुटाना पड़ता है और सरकार ने जब जुटाया है तो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर छापे पड़े हैं। और मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज जो छापे पड़े हैं इसमें देखिएगा कि जिस तरीके से तेलंगाना में छापे पड़े, जहां पर डेटोनेटर मिला, जहां पर जिलेटिन की छड़ें मिली, उसी तरीके से यहाँ भी मिलेगा। फुलवारी शरीफ में जो कांड हुआ, गजवाए हिंद की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, अखबार उनका छाप रहा था कि हम हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को, ये सारी चीजें वहां मिली। और केरल के कुन्नूर में एक आईएसआईएस से वो था, क्या नाम था उसका, जरूल खलीफा, जो पकड़ा गया, उसके साथ क्या क्या पकड़ा गया था। ये सब इंगित करता है कि ये पीएफआई आतंकवादी संगठन है। कर दूं प्रीति, और इसमें हमें पहले बताना छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ तमाम बातें कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब, आपने भाजपा के नेता को भी, प्रवक्ता को भी सुना, जिस तरीके से उन्होंने पीएफआई को लेकर, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में अगर सुरक्षा का मामला है, टेरर फंडिंग की बात है और कहीं ना कहीं ये जो सुई है वो टेरर के इर्द गिर्द इशारा करती है और साथ ही फंडिंग की बात सामने आती है, तो इस पीएफआई को देश क्यों पाले? आप क्यों नहीं पीएफआई को देश भर में इस पूरे संगठन को बैन किया जाए, बंद किया जाए? क्या आपत्ति है? आपसे कि ये पीएफआई का जो मुद्दा इस वक्त उठा है जी, और बीच बीच में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो पीएफआई में ज्यादातर जो लोग मैं देखता हूँ वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं, आप देखिए कोविड के टाइम पे इन्होंने काफी राशन बांटा, लोगों की हेल्प करी है। हाँ। और सडनली मैं देखता हूँ कि साहब भाजपा के जो अदर संगठन हैं, जो आरएसएस के खुद के संगठन हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी? क्या सिर्फ टारगेट एक कम्युनिटी को किया जाएगा, दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दिया जाएगा? कि जो आरएसएस जो भी संचालन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो क्या सही है? संगठन से अजीब आपके संगठन सारे आतंकवादी हैं। आप क्या सिखाते हैं? बंदूक चलाना, तलवार चलाना, आतंकवादी इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप इस देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? आप हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये आप हिंदुस्तान एक सभ्य देश है जिसके अंदर सारे धर्म एक साथ रहते हैं, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वो गलत है, आपकी जो सोच है वो गलत है। सबका साथ सबके विकास की तो बात होती है, सरकार करती है, लेकिन विकास दिखता नहीं है साहब, ये गलत। अगर आपको बुरा लगे तो समझिए, आंकड़े देखिए जाके देश के आंकड़े मुझे नहीं लग रहा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आप बात नहीं करेंगे जो आज निकल कर जो फायदा उठा रहे हैं, इसका अभी पहले जो मुद्दे पे बात करते हैं, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास भी लौटेंगे। पहले मुद्दे पे बात करते हैं, पहले बैन पे बात। इमरान साहब, आती हूँ मैं आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, ऋतु चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये प्रवक्ता है, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता है ऋतु। आपने सुना, आपने इमरान को सुना, आपने भाजपा के नेता को सुना, अश्विनी शाही को सुना, आपने सैयद जवाद को सुना, और तकरीबन आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर देश है और सुरक्षा की सुई को लेकर के सुरक्षा की सुई अगर इर्द गिर्द कहीं भी सुरक्षा से घूमती है, तो फिर ऐसे में अगर सवाल पीएफआई पे खड़े किए जाते हैं, तो ये जो छापेमारी है ना, ये की या फिर ईडी की, जिस तरीके से वो अपने तरफ से ये बयान दे रहे हैं कि सुरक्षा का मामला है, और ऐसे में कई ऐसे पॉइंट्स है जो हमें पता चले हैं जिसमें टेरर फंडिंग जो है सीधे वहां से कनेक्टिविटी है और लिंक का मामला पता चलता है। तो ऐसे में हम इस पूरे पीएफआई के संगठन को ही अपने देश में क्यों ना बैन कर दें अगर सुरक्षा का मुद्दा है? बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते,
इन्हें तो 8 साल हो गए। इन्हें आज ख्याल आया जब इलेक्शन जो है इनके सर पे आके बैठ गया, तब इन्हें ख्याल आया कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। प्रीति जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हर उस संगठन को बैन कर देना चाहिए जो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुत्व के लिए खतरा है। बहुत बड़ी चाहे बात वो आरएसएस हो, बहुत चाहे बड़ी वो बात है। पीएफआई हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बजरंग दल हो। ऐसा कोई भी दल जो भारत की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है, उसको फौरन जो है बैन कर देना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, और इसमें हम सरकार के साथ है। पीएफआई का जो है, जो भी पिछला बैन जो उनका रहा है, अतीत रहा है, उसको देखते हुए यह फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि बाकी संगठन जो है, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, उनको बिल्कुल फौरन जो है बैन कर देना चाहिए। इसमें उन्हें ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि उनका इनसे कोई इन्फ्लुएंस है या उनसे कोई संबंध है। वो कोई भी संगठन हो जिसे फंडिंग हो रही है टेरर के लिए या देश की अखंडता के लिए जो खतरा है, एक धर्म की जो बात करता हो, उसे फौरन बैन कर देना चाहिए। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना और ऐसे में एनालिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए प्रीति जी, अभी सभी को मैंने सुना, सभी ने दो हमारे, एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, सबने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। अब मैं कांग्रेस से शुरुआत करता हूं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो आरएसएस पे सवाल उठे थे, लेकिन वही जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, 1962 चाइना के युद्ध में आरएसएस का काम देख के उन्हें 26 जनवरी की पैरेड में शामिल किया था। ये यहाँ के लोग भूल रहे हैं। और आरएसएस का जो देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम है, उसको पहले आप उजागर करिए। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, सिमी का एडवांस वर्जन है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन उनको इसमें पीएफआई आतंकी संगठन में ये नहीं दिख रहा है। ये देख रहा है कि वो मुस्लिम लोग उसमें शामिल हैं, तो ये मुसलमान होने के कारण इसका बैन कर रहे हैं। ये भारत वर्ष है, अगर कोई आतंकवादी संगठन काम करेगा तो उसको बैन किया जाएगा। और सबसे पहले इनको मालूम होना चाहिए, पीएफआई भारत के केवल झारखंड में बैन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से वहां भी इसको रिलीफ मिली। मानव सेवा की आड़ में देश को तोड़ने का, अरे देश को, कांग्रेस ने तो देश का बंटवारा कर दिया। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आपने क्यों कांग्रेस को पकड़ लिया? क्या जवाहरलाल नेहरू जी की बपौती थी कांग्रेस क्या? और अपने घर में ले आए, बाकी के स्वतंत्रता सेनानी कहाँ गए? पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, उसको बैन किया जा रहा है। आप उसकी तुलना आरएसएस से नहीं कर सकती है। अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आपने तो देश को तोड़ दिया था, आपने देश को तोड़ा था। जितनी हत्या उसमें हुई, यही दिल्ली है, यही दिल्ली में आपने सिखों की नृशंस हत्या की थी, उसका क्या जवाब देंगी आप? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, इस बात को देखिए। और जितने भी ये पीएफआई है, इस पे ठीक है, समय लग रहा है। इनका कहना कि पीएफआई के नेता अफजल कासिम हो रही है और पुख्ता कार्रवाई हो रही है। प्रीति, ठीक है, अलाउ मी सही जवाब। मैं कुछ पाठक जी आज जो है आरएसएस के ऊपर पूरी तैयारी करके आए हैं। अरे आरएसएस के ऊपर क्या तैयारी कर रहा है? अपनी तैयारी पहले सुनिए करो। तो आपने कैसे सवाल कर लूं? आरएसएस से तुलना कर दी? मैं बता, अभी आपसे बताओ, सवाल कर मैं बताऊं, आप बताओ। आरएसएस डाटा करो, डाटा करो, डाटा दो और डेटा दो और मुझे बताओ। नहीं सुन रहे हो आप? डेटा तो प्रस्तुत करो, जवाब देंगे। पहले उनको तो बोलने दीजिए, बिट्टू जी को। प्रीति, आपने मुझे वक्त दिया है, थोड़ा नोटिस करिए। मुझे बताइए, जो है आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ या ना? उससे क्या लेना देना? आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है। ये शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन करते हैं, पटना में ये मॉडल तैयार करते हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे, और आप बात करते हैं। ठीक है, मोहम्मद इमरान से मोहम्मद इमरान सवाल है। नहीं, एक सवाल मोहम्मद से। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं मोहम्मद के पास आती हूं। कि आरएसएस क्या एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। दूसरी चीज बता दूं, आरएसएस के क्या तरीका है
भारती का काम क्या देखा तरीका है? है ये? सेवा भारती क्या का तरीका है ये? मैं सेवा भारती के काम सुनिए, को कोविड के प्रीति- समय बताता हूँ। प्रीति बताता हूँ मैंने आपको, पहल किया इनकी था सच्चाई और बताता हूँ सेवा RSS भारती की। ने जो दिल्ली का RSS रेड की लाइट एरिया सच्चाई है, अरे आप आप देख नहीं सकती सुनिए। है एनआई ने इस न्यूज को कवर यही किया था। समस्या वहाँ RSS पे के लोगों जितनी की। भी सेक्स उन्होंने वर्कर आईना थे दिखाओगे। कोविड में उनके लिए खाना पहुंचाया था, राशन दिया था महीने भर का। मुझे बता दो कौन सा पाठक साहब जवाब को सुन 10 मिनट सुन लेते हैं, 10 सेकंड सुन लेते प्रीति हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इतना पुराना संगठन 1925 के अंदर का बना हुआ संगठन, जिसकी राजनीतिक शाखाएं तमाम चीजें हैं। आरएसएस के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात करता हूं, आज ये बात कर रहे हैं कि बड़े कल्याणकारी काम करे। ठीक है, मैं मानता हूं आपने कल्याणकारी काम करे होंगे, लेकिन गांधी जी को मारना कौन सा कल्याणकारी काम था? गांधी जी को किसने सुन लीजिए, मारा? नाथूराम तुम्हारे गोडसे पास में, नाथूराम गोडसे, बोलिए नाथूराम RSS गोडसे का है। मुर्दाबाद, जवाहरलाल बोलिए नेहरू, आतंकवादी है। जवाहरलाल नेहरू जी अरे ने बोलिए उस पे आतंकवादी बैन है। लगाया था देखिए, और खुद जवाहरलाल देखिए, नेहरू जी ने नाथूराम RSS गोडसे को को 26 जनवरी की नाथूराम पैरेड में गोडसे शामिल को किया। देखिए, ये भूल गए क्या? मोहम्मद इमरान से मुझको सवाल पूछने दीजिए। टीवी पे बैठ के बात करना। सवाल प्लीज नॉलेज के साथ टीवी पे आ जाते हो। प्लीज पाठक जी जवाब में सवाल पूछती हूँ। मैं आती हूँ जाते सर्वेश्वर जी प्लीज एक सवाल। अच्छा ठीक है, सवाल पूछने दीजिए। हमारे साथ इमरान भी हैं और एक सवाल बस एक सवाल आती हूँ। ऋतु जी एक सेकेंड मुझको सवाल पूछने दीजिए ना यार, डिबेट कैसे होगा? इमरान साहब, एक बाइट है हमारे पास जिसमें अफजल कासिमी पीएफआई के नेता हैं, वो कह रहे हैं संघ परिवार और सरकार के लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम पर जब भी खतरा होगा तब हम शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार रहना है। क्या ये बयान देश को जोड़ने वाला है? इमरान साहब देखिए मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसको अगर इस्लाम से या किसी और मजहब से जोड़ते हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पहली चीज नहीं, ये कहा है अफजल कासिमी साहब हैं जो पीएफआई नेता। अफजल कासमी साहब ने कहा है ये। हाँ। देखिए, अफजल कासमी साहब के स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक तो नहीं रखता हूँ। हाँ। ये देश की अखंडता यही कि इस देश के अंदर सारे मजहब एक साथ हैं। हाँ। चाहे वो पीएफआई की आप बात करें या आरएसएस की आप बात करें। हाँ। क्या मैं इन भाई से, मेरे जो सज्जन मित्र बैठे हैं, भाई बैठे हैं, ये आरएसएस की पैरवी कर रहे हैं, तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस क्या ऐसा कार्य कर रही है देश को जोड़ने का? मुझे नहीं लगता। तो अगर पीएफआई भी ऐसे ही काम करती है तो उसको भी बैन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडी का और सरकारी उपक्रमों का आप दुरुपयोग ना करें। मेरी सरकार से यही विनती है और भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनसे भी ये अनुरोध है कि आप देश को अखंडता और सभ्यता पर ले जाने की बात करें, तरक्की की बात करें। आप देश में दृष्टिकोण ना पैदा करें, ठीक है, अश्विनी दो शाह। तरह के मजहब की बातें ना करें। ठीक है अश्विनी शाह, देश में दो तरह के मजहब की बात ना करें, तरक्की की बात करें, इस तरह की बातें ना करें। प्रीति जी, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। हम किसी मजहब की बात नहीं करते, किसी धर्म की बात नहीं करते। ये तो लगाने की बात है। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हमारी बहन यहाँ बैठकर चीख रही थी। कुछ देर पहले प्रमोद तिवारी जी का बयान आपके चैनल पर ही मैं सुन रहा था। उन्होंने दूसरी भावनाओं पर इंगित कराया कि जितनी तत्परता, तो क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि इन छापों को छोड़ दिया जाए, देश विरोधी काम होने दिया जाए? ये क्यों? ये इतना मोह क्यों है? अगर एनआईए ने छापा डाला है, उसका कन्विक्शन रेट 100% है, तो उसको कम से कम एक तैयारी के साथ उसको मौका दिया जाए कि क्या वो कितने लोग, जब देश 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो 106 में अभी देखिएगा 106 हैं, उसमें कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे, कुछ लोग एविडेंस के साथ बाद में बुलाए जाएंगे। अभी तो एक कार्रवाई हुई है और लोग अभी तैयारी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-4 मुद्दे कि एक तो ये तेलंगाना में 38 स्थानों पर छापे पड़े थे, उसमें बहुत सी चीजें पकड़ी गई। पीएफआई के लोग जब पकड़े गए उनको सजा भी हुई है और वहां आतंकवादी गतिविधियों के सामान मिले हैं। ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबों में, न्यायालय में दर्ज है। झारखंड ऐसा राज्य था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित, जिस पीएफआई को बैन किया था और वहां के माननीय हाईकोर्ट ने वहां रिलीफ दे दिया। और केरल की हाईकोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई, 2012 में बैन करने से मना किया। भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने वो किया, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आईटी सेल के केरल की अंदर बहुत से हाईकोर्ट ने लोग फटकार लगाई थी, जिनका संबंध जो है अभी तक बैन नहीं टेररिस्ट किया गया। ऑर्गेनाइजेशन से है, वो पकड़े गए। उसके लिए आप क्या करेंगे? मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। आप सबका होना इस डिबेट के लिए बहुत अहम हो जाता है।
डिबेट की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ सैयद जवाद बहुत लगातार हाथ उठाए जा रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं था। तो एक बार फिर से सैयद जवाद साहब, सबसे पहले 10 सेकंड हैं आपके पास, आप अपना जो आप कहना चाह रहे हैं वो पूरी कीजिए, फिर नेक्स्ट हमारे जो प्रीति मैं बार एक ही बात को दोहरा रहा था और मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। रीज़न ये है, तेलंगाना के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ज़मीन जो है वो तलाश रही है और उसके पास सबसे अच्छा टेस्टेड एंड ट्रस्टेड जो फार्मूला होता है वो यही होता है कि किसी ना किसी को जो है आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए, चीज़ें करिए, फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की आप छापेमारी करिए और एक मीडिया के अंदर बड़ा सा जो है बवाल क्रिएट करिए और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक्सपर्टीज हासिल है वो इसी के जरिए जो है वो अपनी एंट्री जो है तेलंगाना के अंदर जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे रही बात आप इसकी कर रही हैं कि जैसे मैंने अभी सवाल करा कि आपको ठीक है कि ईडी का जो है कन्वेक्शन रेट कितना है, अभी देखिए 0.5% भी नहीं निकलता है। और इससे पहले 2017-18 के अंदर ले लिए गुजरात के अंदर क्या हुआ कि आप देखिए बहुत से 100 से अधिक बच्चों को जो है टेररिस्ट करके उठाया गया, उसके बाद उनको जो है रिहा करा गया। सुकमा के अंदर भी फिर यही होता है कि बहुत से आपको नक्सलाइट मिलते हैं, उसके बाद जो है उनको क्लीन चिट मिलती है जाकर के, लेकिन जिसके 5-6 साल बर्बाद हो गए ट्रायल्स के अंदर, चीज़ों के अंदर, उनके लिए क्या करेंगे आप आकर के। समस्या यह है आप किसी के ऊपर जो है ब्लेम गेम खेलते हैं, लगाते हैं, चीज़ें करते हैं और उसके बाद आप अपनी राजनीतिक जो है वो रोटियां सेकते हैं। वो तमाम हम हर जगह देख सके। आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं लगी? आप बता दीजिए, एक भी पार्टी का नाम बता दीजिए जिसको इन्होंने छोड़ा हो। रीज़न क्या होता है, जब आप किसी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं या चीजें करते हैं तो आपको राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा एक फायदा मिलता हुआ वो हमने देखा है। उसके ऊपर ये जवाबदेही तय करते हैं। आपकी बात सुन ली अश्विनी शाही, अपनी बात रखिए। उसके बाद हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़े लेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त है, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। अश्विनी शाही पहले। जी प्रीति जी, देखिए बार बार सवाल उठाते हैं लोग बिना तथ्यों की जानकारी के। 93% एनआईए का कन्विक्शन रेट है जो सबसे बेहतर है। आप लोग बिना तथ्यों के, और हर साल चुनाव होता है, चुनाव की आड़ में कब तक छिपेंगे? जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। और क्या आप झुठला सकते हैं? 2012 में केरल में बैन करने की बात हुई थी और सरकार ने मना कर दिया था पीएफआई को, ये तब से चला आ रहा है। और सिमी जब से बहराइच उत्तर प्रदेश से चालू हुई थी और वो बाद में जाकर जो है पीएफआई के रूप में बनी, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और गिरफ्तारियों में जब वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आईटी विभाग ने, अभी आप कहेंगे कि आप दुरुपयोग करते हैं, 12A इनका रद्द किया। उसके बाद जो फंडिंग केरल से होती थी सब जगह, झारखंड और बिहार सबको, आज झारखंड से हो रही है। एनआईए बैठी नहीं थी, पुख्ता सबूत जुटाने के बाद इतने व्यापक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में छापे मारे गए। और आप लोग इस तरीके से जो है एनआईए का वो दुरुपयोग की बात कर रहे हैं और पीएफआई जो एक आतंकवादी संगठन है उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार ने उसको, सरकार ने, एक सेकंड सर, आप सरकार के अंदर है, सरकार ने उसको आतंकवादी संगठन माना या नहीं माना? मैं बोल रहा हूँ, आप सरकार का मुझको वो दिखाइए, सुन लीजिए, सुनने का, ये देखिए, ये है आरोप लगाना। आप बताइए, भारत सरकार ने उसको आतंकी संगठन माना या नहीं माना है? इसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार की जगह पर लगा है। भारत सरकार ने उसको निशाना सही जगह लगाया है। और जितने आतंकवादी हैं कट्टरपंथी, गजब की बात है। इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये भी कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, इनको भी बिल्कुल जो है ये समर्थक है, इनको ये लग रहा है। डिबेट में मत जाइए, ठीक है, ठीक है। डिबेट में जाने से पहले तहसीन पूनावाला छोटा सा रिएक्शन देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी जुड़े हैं, ऐसे में उनका रिएक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तहसीन, आपने देखा सुबह से ही कैसे पीएफआई के तमाम जितने जगह हैं वहां पर ताबड़तोड़ एनआईए और साथ ही ईडी की छापेमारी चल रही है। 11 राज्यों में 106 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जितने भी लोग जिनकी गिरफ्तारी 106 गिरफ्तारी है, इन सभी के जो कनेक्शंस हैं वो टेरर फंडिंग को लेकर हैं, कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा दिखाई पड़ता है। और साथ ही सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल हैं जो एनआईए अपनी तरफ से कह रही है। क्या कहेंगे? बैन को लेकर सवाल है, पीएफआई को क्यों नहीं बैन करते हम अपने देश में? प्रीति जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा लेट आपकी शो में ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने बताया मैं ट्रैफिक जैम में थोड़ा फंस गया था, लेकिन थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और पीएफआई और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत गहरा रिश्ता है।
पीएफआई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब भी चुनाव आते हैं इस मुल्क के अंदर, जब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ आता है, पीएफआई का बूटे देश पे छोड़ देते और फिर ये कहते कि आज हम रेड कर रहे हैं, आज हमने फलाना को पकड़ा, आज हमने ढिमका को पकड़ा। अरे बात ये, आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात निकली थी, आप फैक्ट चेक कर देना मुझे। और इन्हीं के अटॉर्नी जनरल, इन्हीं के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हम इस चीज को बैन नहीं कर सकते पीएफआई को। आप पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? चलिए पीएफआई को आप बैन नहीं कर सकते। एसडीपीआई जो इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या केंद्र की सरकार ने कोई प्रक्रिया चलाई कि एसडीपीआई को बैन कर किया जाए, एसडीपीआई की फंडिंग को रोका जाए? कोई इसने प्रक्रिया नहीं चलाई है। इनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तीसरी चीज, कर्नाटका के गृह मिनिस्टर, वर्तमान गृह मिनिस्टर, आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिए, कहते हैं पीएफआई को बैन नहीं कर सकते। 3 सूबों ने कहा कि पीएफआई को बैन करना। मध्य प्रदेश जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी और केरल की लेफ्ट की सरकार ने कहा कि पीएफआई को बैन करना है। केरल की सरकार ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन निकाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई आज तक कोई प्रस्ताव नहीं दिए कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है। क्यों? क्योंकि जब भी इस मुल्क में कुछ गलत जाता है, पीएफआई का भूत दिखा दो, पीएफआई कह दो, और पीएफआई इनकी इशारों पे काम करता है। मैं कह रहा हूं, वरना एक कैसे हो सकता है इस विशाल मुल्क के अंदर पीएफआई जैसे एक आतंकवादी संगठन जो सरकार कहती है, और सरकार कहती है इनके आईएसआईएस के साथ लिंक है, उसको आप बैन नहीं करें। अब आपको और एक मजे की बात बताता हूं। प्रीति जी, आप तो मानते हैं तालिबान एक आतंकवादी फौज है, ये तो आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं। इस पैनल पे बैठे जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं सब मानते हैं कि तालिबान ही आतंकवादी है। भारत की सरकार तालिबान को आतंकवादी नहीं मानती है, नहीं मानती है। ये बात को आप फैक्ट चेक करना मुझे। ये कौन सी सरकार है? ये सबके साथ बस मन की बात करना चाहती है और चाय पर चर्चा करना चाहती है और उनका इस्तेमाल करना चाहती है ध्रुवीकरण के लिए। तहसीन, आपने ये सवाल उठाया कि तालिबान जो है आतंकी संगठन है और अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन का राज्य है, लेकिन आपको हमको सभी को पता है अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। क्या अमेरिका ने अपना टाई अप ब्रेक किया तालिबान से? आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे आतंकवाद किया है तालिबान, संबंध को जिस दिन हम तालिबान पे डिबेट करते हैं वहाँ पे तालिबान ये बैठा हुआ। बताइए कि अमेरिका जिसने ऋतु जी बहुत हाथ उठा रही है, ऋतु तिवारी और वहाँ पे नेशनल लेवल पे अगर कोई भी भारत में मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आप लोगों का यही होता है कि उसके धर्म को लेके उसको पकड़ा जा रहा है। कश्मीरी का अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है आतंकवादी घटना जा रही है तो कहते हैं मास्टर का बेटा था, लेकिन ये नहीं कहते कि वो आतंकवादी था। रसिया ने तालिबान से संबंध जोड़े हैं तो क्या रसिया भी अलग हो गया? अरे तो आप बताइए तालिबान के साथ आतंक के साथ है या खिलाफ है? आतंक के खिलाफ है। भारत ठीक है सर्वेश्वर जी, जवाब प्लीज। जी प्रीति जी, ऋतु चौधरी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले। मैं अपने वरिष्ठ साथी पोस्टर रहती हूँ। आप जो है आतंक के खिलाफ है ना, तो बोलिए कोर्ट से मुर्दाबाद बोलिए, कोर्ट से मुर्दाबाद बोलिए। अगर आप कहिए कि सिखों को जो हमने मारा आप बोलिए, भारत का जो विभाजन करवाया हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाया। अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए। और मैं कहता हूँ गांधी जी की हत्या की, वो हत्या करना पाप था, नहीं होना चाहिए था। आप में इतनी हिम्मत है, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि बोलेगा जो सिख की हत्या 1984 में दिल्ली में किया गया वो हमने किया और जानबूझ के किया है। आप में हिम्मत तो बोलिए। मैंने बोल दिया कि गोडसे ने जो भी गांधी जी की हत्या की वो गलत था। अगर आप में हिम्मत है ऋतु तिवारी और सर्वेश्वर पाठक को स्क्रीन पे लेके आइए। प्रीति जी, ये आतंक के खिलाफ है, पीएफआई के खिलाफ है, आतंकी संगठनों के खिलाफ है। तो आप बोलिए, मैं चैलेंज करती हूँ इनसे, मैं चैलेंज करती हूँ। आप बोलिए कोर्ट से मुर्दाबाद, आप कोर्ट से मुर्दाबाद बोलिए। अश्वनी जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कोर्ट से मुर्दाबाद बोलिए। आप बोलिए कोर्ट से मुर्दाबाद अगर आप आतंक के खिलाफ है तो, अगर आप भारत को तोड़ने वालों के खिलाफ है तो, अगर आप भारत को एकजुट करना चाहते हैं,
आप भारत का विकास करना चाहते मैं हैं, भारत का आप भारत की विकास जनता मैं के साथ राष्ट्रवादी हो, और तो बोलो राष्ट्रवादी मुर्दाबाद, हूं। मैंने कह बोलो दिया, 10 बार मुर्दाबाद, बोल दिया। तो बोलो आप में इतनी मुर्दाबाद। हिम्मत है तो आप अरे कहिए कि बोलो 1984 में जो हमारी हमने हिम्मत का मत सिखों को बोलिए, मारा, कांग्रेस हमारी पार्टी हिम्मत ने का जो मत सिखों को बोलिए। मारा हम- वो बहुत हम गलत हुआ। कांग्रेस है, हमने बहुत हम गलत अंग्रेजों काम से किया। लड़ते, कांग्रेस अंग्रेजों पार्टी ने के देश मुंह का से छीन विभाजन के करा लाए के भारत को, गलत काम किया। अंग्रेजों के अगर आप कपड़े में से छीन इतनी के लाए हिम्मत थे है भारत रितु को, चौधरी उनकी तो गुलामी बोल नहीं के करे थे, दिखाओ। मत कीजिएगा। इस नेशनल उनकी टेलीविजन गुलामी पे नहीं करे थे बड़े बड़े आप। बातें बोलने से नहीं होता और एक ही चीजों का अरे राग आप बड़ी रखने से नहीं होता। आप बोल के दिखाइए कि 1984 में जो सिखों का कत्लेआम किया वो कांग्रेस पार्टी ने सही किया। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। देश का अरे- विभाजन करवाया अरे उसके लिए आप- कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है। बोल मुझे के दिखाओ लगता रितु है चौधरी जी। आपकी जानकारी कम है, प्रीति, मुझे थोड़ा लगता है रितु पढ़ के चौधरी जी आइए। आप बोल के दिखाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। अश्विनी शाही, अश्विनी शाही, अश्विनी शाही, अश्विनी शाही और तहसीन पूनावाला, अश्विनी शाही, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला बार बार विपक्ष ये कह रहा है, बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम वो जगह है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए पीएफआई जो है अभी पीएफआई के ऊपर शिकंजा एएनआई और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगा रही हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये वो राज्य हैं जहां पर अभी फिलहाल तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ भी एनआईए की टीम और ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और यहाँ से पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया है। तो इसे कम से कम चुनावी मुद्दे से तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जी प्रीति जी, देखिए जब तर्क नहीं होते हैं तो कुतर्क किया जाता है। मैं तहसीन जी का जवाब देना चाहूंगा। तहसीन जी ने 2-3 बातें कही, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। तहसीन जी 2012 में केरल में बैन की मांग उठी, केरल सरकार ने मना कर दिया पीएफआई पर बैन से, और हाईकोर्ट ने उस समय उनको फटकार लगाई और कहा कि चरमपंथी संगठन के लिए बैन क्यों नहीं। ये हाईकोर्ट के वर्डिक्ट है। 2012 में केरल ने पीएफआई और एसडीपीआई के लिए कहा था, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद झारखंड में, भारत के एकमात्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और वहां पर हम लोग इसको बैन करते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक याचिका दायर होती है और हाईकोर्ट झारखंड की सरकार ने उसको बहाल कर दिया। तो यहाँ पर यह स्थिति है कि हमने पहला, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस संस्था को बैन किया था। और अब जो सबूत मिलेंगे, अभी देखिए जो जिस हिसाब से, जिस योजना के साथ जहां जहां ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, उसके बाद पूरे देश में लोग जिस तरीके से बिलबिला कर निकले हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, इससे लग रहा है कि चोट सही जगह पर की गई है। प्रीति जी, देश में अच्छे जगहों पर और बढ़िया लोगों को उठाया गया है। जो वहां के मुख्य लोग थे उनको उठाया गया है। ये बिलबिलाहट बता रही है पूरे देश की, आज उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो ये बिलबिलाहट नहीं होनी चाहिए थी। अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा कीजिए आप लोग। और फंडिंग की बात है, तहसीन पूनावाला, अपने देश की व्यवस्थाओं पर, संस्थाओं पर, एजेंसियों पर भरोसा करें, और अगर कहीं जांच एजेंसी जाती है, छापेमारी करती है, तो इसमें इसको उस एंगल से ना देखें कि उस राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ताबड़तोड़ इस तरीके के जो कार्य है वो एजेंसियां कर रही हैं। तहसीन पूनावाला, भाजपा के नेता ने आपसे सवाल पूछा है। नहीं, ध्रुवीकरण कर रही है क्योंकि कर्नाटका और गुजरात में चुनाव है, नजदीक में गुजरात में और अगले साल कर्नाटका में, इसलिए ध्रुवीकरण भाजपा कर रही है। और इसमें उन्होंने अब सारे मुल्क में वो छापे मार रहे, क्योंकि एक ही जगह पे मारेंगे तो बहुत ऑब्वियस होगा। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है ना तहसीन, कहाँ चुनाव? हाँ, बट न्यूज तो सारे देश में बन रहा है, इसका प्रभाव गुजरात और कर्नाटका में होगा, और कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। मैं आपको बता दूं प्रीति जी, जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं उन्होंने बहुत सही कहा। मैटर केरला हाईकोर्ट में गया था। जो आपको वो नहीं बताते वो ये है कि झारखंड की भाजपा की सरकार ने भी कोशिश किया बैन करने को, लेकिन दोनों कोर्टों में ये कहा गया कि राज्य का दर्जा है ही नहीं। पीएफआई और एसडीपीआई को केवल केंद्र की सरकार बैन कर सकती है। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी एफिडेविट में कहे हमको इसको बैन नहीं करेंगे। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा हम इसे बैन नहीं करेंगे। अरे आप क्या करना चाहते उसे छोड़िए, आप करके दिखाइए ना। आप तो केंद्र में सरकार में हो ना, 8 साल से क्यों बैन नहीं किया? सवाल वो है, केरल ने क्या गलत किया, झारखंड ने क्या सही किया, वो मुद्दा नहीं है। केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं 2-3 चीज मेरे भाजपा के मित्र को पूछना चाहता हूं, आप मुझे स्पष्ट जवाब दीजिए। साहब, आप क्योंकि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है, मुश्ताक अहमद जरगार, इस व्यक्ति को तो जानते होंगे। मुश्ताक अहमद जरगार वो व्यक्ति जिसने भारत की धरती पर टेररिस्ट अटैक्स कैरी आउट किए। इसको छोड़ने वाला कौन था? चलो मैं आपको बता देता हूं। इसको छोड़ा गया उमर शेख के साथ। उमर शेख कौन ने? जो 9/11 की घटना में इन्वॉल्व था। उमर शेख को छोड़ने वाला
वाला कौन था मुश्ताक अहमद जरदार को? इनको दोनों को छोड़ा गया मौलाना मसूद अजहर के साथ। तीनों को छोड़ने वाले अजीत डोभाल और भाजपा की सरकार थी। इन्होंने छोड़े और उसके बाद पठानकोट में अटैक हुआ, 9/11 के अटैक हुए, अन्य अटैक हुए। पठानकोट में आपने ISI को बुलाया जांच करने को। हर एक व्यक्ति जो आतंकवादी से संगठनों से इसका लिंक पाया जाता है, ध्रुव सक्सेना हो, तालिब हुसैन हो, कन्हैयालाल को की शहादत, कन्हैयालाल को मारने वाला हो, या मोहम्मद फारूक खान, ये कौन है व्यक्ति भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ने वाला, इन सब लोगों को भाजपा से इनका रिश्ता कैसे निकलता है? इसका जवाब आप दे दीजिए। इन सब लोगों का रिश्ता भाजपा से निकलता है, इससे क्यों होता है? कोई और पॉलिटिकल पार्टी से इनका रिश्ता क्यों नहीं निकलता है? तहसीन भाई, जवाब आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, और इस देश में कांग्रेस नाम की एक पार्टी है जिसके कहीं ना कहीं समर्थक आप भी हैं, इसमें कोई छुपी हुई चीज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। आज जो सवाल उठा है, बुरहान वानी की बात आप कर लेंगे, पाटला हाउस पर सोनिया जी आंसू बहा रही थी उसकी बात कर लेंगे, गुलाम नबी जी के परिवार का एक सदस्य अगवा हुआ था, कितने आतंकवादी छोड़े थे कांग्रेस सरकार ने, ये इतिहास में दर्ज है, दर्ज है इतिहास में, इतिहास में दर्ज है। और इसको कहने से कोई मतलब नहीं है कितने लोगों, आप लोगों ने कितने आतंकवादियों को छोड़ा। प्रीति जी मैं फैक्ट चेक कर लेता हूँ, प्रीति जी मैं फैक्ट चेक कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो किडनैप हुई थी रुबीना सईद थी, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की बेटी थी, गुलाम नबी आजाद साहब के। उसके बाद की किडनैपिंग की बात कर रहा हूं, मैं उसके बाद की किडनैपिंग की बात कर रहा हूं। प्लीज अपनी बात सुन, अपनी बात सुन। और हुई है प्रीति जी मेरा मौका है, मैं अपने मौका है, तहसीन भाई बात कर देता हूँ, अपनी बात कर देता हूँ। अब उसके बाद बोलिए ना, फैक्ट चेक कीजिए ना मुझे। रुबीना सईद आप भी चेक कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप जोड़ लीजिए ना सर। दर्शक को सुनने दीजिए। चलो मेरी जानकारी आपकी कितनी नहीं है, मुझे दर्शक के साथ शेयर करने दीजिए। अरे मुझे दर्शक के साथ शेयर करने दीजिए। आपको बीच में बोल रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, चलिए मेरी अपनी बात रख देता हूँ। चलिए मैं अपनी बात रख देता हूँ, चलिए मैं अपनी बात रख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखता हूँ। रुबीना सईद जब किडनैप हुई, राजीव गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने रेजोल्यूशन लाया था भारत के पार्लियामेंट में कि आतंकवादियों को रिलीज ना करे। अडवाणी जी की सरकार थी, अडवाणी जी की सरकार थी। रुबीना सईद के पिताजी देश के गृह मंत्री थे। प्रीति जी आपको कंप्यूटर फैक्ट चेक कीजिए। अरे भाजपा हमेशा आतंकवादियों को छोड़ती है और टीवी पे आके गलत बात करती है। अडवाणी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, अडवाणी जी। अरे आप और सैयद और मुफ्ती साहब उस वक्त देश के गृह मंत्री थे। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस विपक्ष में थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राजीव गांधी। रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में, और आपने बुरहान वाली के परिवार को 4 लाख रुपया दिया। बुरहान वाली के परिवार को 4 लाख रुपया दिया भाजपा ने। क्यों बुरहान वाली के परिवार को 4 लाख दिया? निर्मल सिंह गए थे, क्यों गए थे? क्यों निर्मल सिंह गए थे 4 लाख रुपया दे रहे? ठीक है इमरान साहब जी, जिस तरीके से 106 PFI के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताबड़तोड़ देश, मतलब हमारे देश में कई ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है, ऐसे में विपक्ष को या फिर PFI समर्थक को इतनी जोर आपत्ति क्यों? उन्हें तो देश के साथ होना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है और उसके साथ लिंक मिलता है तो उन्हें तो खुशी खुशी कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आतंकवादी संलिप्तता पाई जाती है तो आप ले जाइए। क्या इश्यू है? देखिए मैम, एक जो चीज है कि जैसे पूनावाला साहब बात कर रहे थे अभी कि पिछली सरकारों ने क्या किया, कश्मीर में क्या हुआ, कि सईद साहब की बेटी किडनैप हुई, उनके ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, ये एक हिस्ट्री है जो बन चुकी है, लेकिन जो अगर ये बीजेपी भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने जो इतने साल राज किया, 60 साल, और देश को गर्क किया, तो आप करते क्यों नहीं हो रिवोल्यूशन वाला काम? आप करते क्यों नहीं हो उठाने वाला देश का काम? अभी तक ये 2014 के बाद इनका जो मैनिफेस्टो में देखता हूँ तो बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, ज्ञानव्यापी मस्जिद की, बुरखे की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते, रिवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, लेकिन कौन सा रिवोल्यूशन लाते हैं? जाके रोड पे मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाने का रिवोल्यूशन करते हैं। बुरा मत मानिएगा, आप मेरे मित्र हैं, भाजपा वाले जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन देश की तरक्की कहाँ है? आप यूएस के अंदर अगर आप बात करें तो वहां जब इलेक्शन होते हैं तो लोग बाग मैनिफेस्टो पे बात करते हैं कि हमारे आने वाले जो साल होंगे, जब आप मुझे चुनेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो मैं क्या करूंगा देश के लिए, क्या भला करूंगा। ऐसे मोदी जी ने कभी देश के लिए किया? नहीं किया। वो तो चीते लाते हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के साथ तुलना, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है इमरान साहब। किस मैम अटपटा लग रहा है, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं घूमते मुझको एक सवाल पूछना, आप ही से सवाल, आप ही से मोहम्मद जी, आप ही से, मोहम्मद इमरान, आप ही से सवाल है। एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं,
नरेंद्र मोदी साहब, वो क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है? ये जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके प्रधानमंत्री नहीं है? अब किसी संगठन का प्रधानमंत्री के साथ तुलना, ये तो बहुत अहमकाना बात नहीं लग रही है आपको? मजाक सा मैं ये एक राउंड द सर्कल है लाइफ, आप बात करें, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इस टाइम देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, तो मेरा सवाल उन्हीं से होगा, क्या वो देख नहीं रहे कि देश के अंदर क्या माहौल हो रहा है, किस तरह से देश अलग अलग जा रहा है? पीएफआई अगर गलत है तो आप बंद करिए, पीएफआई को आप डालिए, उनको बिल्कुल बैन कर दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं इनसे भी ये सवाल था कि अगर आरएसएस गलत कर रही है तो आप आरएसएस को भी बैन करिए ना। क्या व्यायामशालाओं के अंदर आप तलवारें लठ चलाना सिखाते हो? क्या बॉर्डर के ऊपर लड़ने जाओगे क्या आप? मुझे तो नहीं लगता आप बॉर्डर पर लड़ने जाओगे। आप तो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की बात नहीं। भाजपा कह रही है कि आप संघ और पीएफआई की तुलना कैसे कर देंगे? आप 2-3 एग्जांपल्स बताइए, कैसे तुलना करेंगे आप? अगर मैं बता देता हूं, भाजपा की मैं बात कर रहा हूं तो आरएसएस की, संघ की आप बात कर रहे हैं, संघ और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं, आप इक्वल बता रहे हैं, तो आप 2-3 मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं क्योंकि आरएसएस भी वही काम कर रहा है, अगर पीएफआई भी वही काम कर रहा है तो आप पीएफआई को बैन करिए। लेकिन आरएसएस के मुद्दे पे तो बात ही नहीं होती, कभी भी हमेशा बात होती है तो एक अलग दृष्टिकोण के हिसाब से। नहीं, मैं कह रही हूँ, बताइए ना, 2-3 चीजें बताइए। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी जो चीजें हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इन सब संगठन का अरे यार, आप बात कर रहे हो पीएफआई की, फिर आप कह रहे हो आरएसएस संगठन में चीजें हो रही हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो अपनी तरफ से आरएसएस जो चीजें चला रही हैं, आप कह रहे हैं वो लठ सिखाना, ये सिखाना, वो सिखाना, वो आप कह रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, पीएफआई और ये दोनों समान स्टेज पे, आप ये कह रहे हैं ना? मैंने कहा ठीक है, आप एग्जाम्पल दीजिए कैसे, तो इसमें एग्जाम्पल कहाँ सेट कर पा रहे हैं आप? देखिए देखिए, डिबेट तार्किक होना चाहिए इसमें। मैंने आपको इसलिए मौका दिया कि आप अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखें, ठीक है? तहसीन पूनावाला कुछ कह रहे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, आपके पास आते हैं। आरएसएस संघ परिवार बिल्कुल आतंकवाद फैलाता है। इसका सबूत मैं नहीं, इसका सबूत यशवंत शिंदे नाम के आरएसएस के वर्कर ने एफिडेविट पे माननीय कोर्ट के अंदर दिया हुआ, इस वक्त वर्तमान में ऑन एफिडेविट बिफोर द कोर्ट। और वो इस बात पे आज भी है कि आरएसएस में और संघ परिवार में बम बनाने की ट्रेनिंग हुई जाती है। आप आपके टीम को बता दीजिए कितनी जगह पर बम डाल। देखिए, बीच में बोलेंगे तो फिर मैं चुप बैठूंगा क्योंकि वो स्टूडियो में मैं बीच में नहीं बोल सकता। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका भी आप ही की तरह माइंडसेट था कि आरएसएस के बारे में, और जब वो आरएसएस प्रमुख से मिलने गए, जाके आप उनकी बुक को पढ़िए, तब उन्होंने जो लिखा उसके बारे में पढ़िए। आपके क्या फैक्ट है कि आरएसएस बम बनाने गलत बात मत बोला करिए। प्रीति जी, कार्रवाई होती है तो उसको बचाने आ जाते हो, बुरहान वानी पे कार्रवाई होती है तो उसको बचाने आ जाते हो, आतंकवादियों को बचाने के लिए कहाँ तक जाओगे? अपने देश भाजपा के उधर ये बताइए, आपने कैसे बोल दिया आरएसएस को बेचैन हो रहे हो? आपने कभी पीएफआई को तो नहीं बोला? ममता बनर्जी की जो वहाँ पे टीएमसी बम बनाती है, आपको डिफेंड कर बम बनाने वाले तो कभी नहीं बोला। आपको डिफेंड नहीं, आपने गलत कैसे बोल दिया? आपको बम बनाने वाले का आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? झूठ नहीं बोल सकते आप, आपके पास ना कोई साक्ष्य है, बम बनाने वाले को डिफेंड कीजिए। चलिए मैं आगे की बात करता हूं, अगर आप बोलेंगे चुप बैठिए तो मैं आगे की बात करता हूं। राजेंद्र प्रसाद जी, ऋतु चौधरी कुछ कहना चाह रही है। ऋतु चौधरी, मैं एक लाइन कहते फिर अपनी बात समाप्त कर देता हूं क्योंकि वो बीच में इतना बोले। एक ही लाइन क्यों होगा चौधरी जी, एक ही लाइन। राजेंद्र प्रसाद जी 12 दिसंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखते, देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले गृह मंत्री को लिखते, पार्ट 4 ऑफ द लेटर। वो लिखते अंग्रेजी में, मैं हिंदी में उसका अनुवाद करके आपको बोलता हूं कि आरएसएस एक फैसिस्ट संगठन है जो वायलेंट मींस का इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने का। देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले गृह मंत्री को लिखते पत्र। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो डेफेमेशन का केस कीजिए, डेफेमेशन का केस कीजिए उस पे। प्रधानमंत्री आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में बुलाते हैं, ये भी तो बोल दो तहसीन। फैक्ट की बात करते हो। अरे ऋतु जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से वेट कर रही हैं, बहुत देर से वेट कर। मैं आती हूँ ना, अश्विनी जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन ऋतु जी को थोड़ा सा बात करने का मौका दीजिए। अरे ऋतु जी को भी बोलने दीजिए, ठीक है तहसीन, ऋतु जी को थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। जी प्लीज, ऋतु जी बोलिए, अश्विनी जी बोलिए। मेरे वरिष्ठ साथी जो है बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है उनका बीपी हाई हो गया है, इतना ज्यादा आरएसएस को थोड़ा जल्दी रखिएगा, शॉर्ट में रखिएगा प्लीज,
शॉर्ट में रखिएगा। में रखूंगी ओनली 10 सेकंड्स में। कोई जवाब चाहिए केवल। ठीक है, अश्वनी जी से और माननीय साथी इनका नाम नहीं जानती, ठीक है, इनका नाम सर्वेश्वर पाठक है जी। सर्वेश्वर जी से पूछना चाहती हूँ कि ग्राहम स्टेन्स की हत्या में आरएसएस की मुख्य भूमिका थी, मास्टरमाइंड थे प्रताप सारंगी जी, जिनको केंद्रीय में मंत्रालय दिया गया। क्या ये आतंकी गतिविधि नहीं थी क्या आरएसएस की? प्रज्ञा ठाकुर, आप जानते हैं कि उनपे के देशद्रोह का जो है इल्जाम लगा, उन्होंने क्या किया? आतंकवादी का जो आपने था वो कसाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं कराया और बात करते हो सर्वेश्वर जी प्लीज एक सेकंड, ऋतु बाइंड अप है, एक सेकंड वन लाइनर शॉर्ट रखेंगे, उसके बाद बाइंड अप प्लीज। सर्वेश्वर जी छोड़ तो बात नहीं, ऋतु जी नहीं डिबेट प्लीज, बाइंड अप का समय। सर्वेश्वर जी प्लीज, ठीक है। सबसे पहले इमरान छोटा सा प्लीज, आप जवाब दे दीजिए। इमरान छोटा सा प्लीज, बाइंड अप। या मैम, मैं तो वही आपका जो टॉपिक मेरा जो अधूरी रह गई थी बात, जो कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं वन लाइनर कुछ कहना चाह रहे हो? बस वही कहना है। बस यही कहूंगा मैम कि आप देश की अखंडता की बात करिए, ये फालतू पीएफआई को बैन करिए, आरएसएस को, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ। देश को आप अखंडता के लेकर ले जाइए। ठीक है तहसीन पूनावाला। देश को अगर हमें बचाना है पीएफआई को बैन करना चाहिए, लेकिन पीएफआई अफसोस से भाजपा के लिए काम करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। इसी के साथ संघ परिवार के वो लोग जैसे सनातन संस्था, जैसे अभिनव भारत, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, वर्तमान में बम बनाने का काम करते हैं, उनको पकड़ने वाले देवेंद्र ठीक है अश्विनी शाही जी, एक लाइन तहसीन जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सैफुद्दीन सोच की बेटी नाहिदा सोच को छुड़ाने के लिए मुश्ताक अहमद नाम के आतंकवादी को आप लोगों ने छोड़ा था, और गुलाम नबी आजाद के साले तसद्दुक देव को छोड़ने के लिए उमर मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को कांग्रेस ने छोड़ा था जब वो संसदीय कार्य मंत्री थे। और पीएफआई को बैन करना, अब उसको पुख्ता सबूत मिल जाने दीजिए और पीएफआई बैन होगी। ठीक है ऋतु चौधरी जल्दी से छोटा सा। बिल्कुल छोटा सा बोल लूंगा अश्विनी जी, हमने किसी आतंकवादी को संसद में जगह नहीं दी, हमने पार्लियामेंट में उनको एमपी बना के नहीं भेजा, हमने उनको मंत्रालय नहीं दिए। डिबेट सैयद जवाद वन लाइनर प्लीज, सैयद जवाद वन लाइनर सैयद जवाद वन लाइनर। सिंपल एक बात है, वो रीजन ये है। ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आज समय की पाबंदी है, इसीलिए हमें बहुत जल्दी बाइंड अप करना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया का सवाल देखना न भूले, सोमवार से शुक्रवार। और पीएफआई के ऊपर जिस तरीके से एनआई और ईडी का शिकंजा कस रहा है, ऐसे में देश भर में आज देश भर की निगाहें इन्हीं तमाम एजेंसियों पर हैं, क्योंकि पीएफआई को लेकर लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर टेरर फंडिंग को लेकर, आतंकी गतिविधियों को लेकर इस तरह के संगठन का कनेक्शन है, तो इस संगठन को देश में क्यों ना बैन किया जाए, यह सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 पर।